हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़कर एक पल भी जिए। ये पिक्चर याद है आपको? कमल हासन और रति अग्निहोत्री, नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी वर्सेस मलयालम। 1980s की ये फिल्म काफी मशहूर थी अपनी म्यूजिक और स्टोरी लाइन के लिए। ड्रामेटिक डायलॉग्स और क्लाइमेक्स सीन तो बस पूछिए ही मत। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। प्यार किस हद तक आपको बदल सकता है, उसकी मिसाल है ये फिल्म। उन दिनों हमारा देश एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा था। आसान लफ्जों में कहें तो एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स काफी ट्रेंड में थे। और इसमें बुराई भी क्या है? यही तो हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक दूसरे के अलग अलग कल्चर्स, जबान और खाने का अनोखापन ही तो है जिस पर हम फिदा होते हैं। और इस मामले में हमारा देश जितना रंग बिरंगा है और कोई नहीं। आज एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जो फिल्मी तो लगती है, लेकिन आपके हमारे बीच से ही किसी एक की लगती है। आदाब, मैं आलोक आज लिए चलता हूं आपको कलकत्ता के मकबूल हावड़ा ब्रिज पर, जिस पर से हुगली नदी की उस नारंगी शाम का सुरूर अनिरुद्ध की आंखों में उतर रहा था। पीछे थी शहर की भीड़, शोरगुल, और आगे थी हुगली नदी में चमकते हुए सूरज की वो आखिरी सुनहरी किरणें जो मौजें अपने साथ कहीं दूर लिए जा रही थी। रोज दफ्तर के बाद अनिरुद्ध यहां आ जाया करता था और फिर शाम बुझाकर ही घर की तरफ रुख करता था। आज भी वो सूरज को नदी में डुबकी लगाते हुए देख रहा था कि उसने देखा कि सफेद सूट में एक लड़की पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। देखते ही देखते वो पुल की रेलिंग पर खड़ी हो गई। भीड़ दूर खड़ी बस चिल्ला रही थी, पर उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कीरत की आंखों में दर्द भी था, हिम्मत भी, और थोड़ा डर भी। अब खुदकुशी के लिए कोई रोज खुद को तैयार तो नहीं करता ना। कीरत के सामने अपनी जिंदगी के वो सब हसीन लम्हे आ रहे थे जो उसने अपने माँ बाप, दोस्तों के साथ बिताए थे। वो फूट कर रो पड़ी। अनिरुद्ध ये जानता था कि जरा सी हड़बड़ी उस लड़की की जान ले सकती है, इसीलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। कीरत ने उसे आगे बढ़ते हुए देख लिया और कहा, आगे मत बढ़ना, मैं कूद जाऊंगी। अनिरुद्ध के दिल में न जाने क्या आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो कूद जाओ ना, किसका वेट कर रही हो, कूदो कूदो। कीरत ये सुनकर एकदम चौंक गई। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, ओए तू है कौन मुझे बताने वाला मुझे क्या करना है क्या नहीं? चल अपना काम कर, बड़ा आया। अनिरुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कूदने वाले ना इतनी फुटेज नहीं खाते। कीरत ने पास खड़ी एक आंटी से कहा, आंटी जी चुप कराओ एनू, मैं छलांग मार देनी है सच्ची। अनिरुद्ध बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब कीरत की नजर उस पर से हटे। अनिरुद्ध ने भागकर कीरत को पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। कीरत एक बच्चे की तरह उसकी मजबूत बाहों में छटपटा रही थी। पुलिस भी वक्त पर आ गई और अनिरुद्ध ने तुरंत कीरत को नीचे उतार दिया। कीरत की आंखें आंसुओं से भर गई और वो अनिरुद्ध को घूरती हुई पुलिस की जीप में बैठ गई। विटनेस के तौर पर अनिरुद्ध को भी उसी गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वो पूरे सफर में कीरत को ही देख रहा था और ये सोच रहा था कि इतनी सी उम्र में क्यों ये मासूम सी लड़की अपनी जान देने जा रही है। कीरत गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी और ये सोच रही थी कि जीना तो दूर, यहां तो मौत भी अपने हाथों में नहीं है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अनिरुद्ध को यह पता चला कि उस मासूम सी लड़की का नाम कीरत है। पटियाला से कलकत्ता पढ़ने आई है और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाकर उसे कनाडा भेजना चाहते हैं। ये सब कीरत की सहेली सुप्रिया ने उसे बताया था, जो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने आई थी। पुलिस स्टेशन के बाहर अनिरुद्ध चाय पीते पीते ये सोच रहा था कि जान देना तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तभी कीरत ने आकर उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जटनी हूं मैं, समझा? अच्छा खासा जा रही थी मरने, क्या जरूरत थी मेरे मामले में टांग अड़ाने की? अनिरुद्ध अचानक हुए इस वार से सकपका गया और हकलाते हुए उसके मुंह से सिर्फ सॉरी ही निकल पाया।
इतनी देर में कीरत सुबकती हुई टैक्सी पकड़कर सुप्रिया के साथ चली गई। अपनी सफेद शर्ट पर गिरी हुई गर्म चाय और गाल पर पड़े करारे थप्पड़ ने अनिरुद्ध को झंझोड़ कर रख दिया था। पर अब वो कर भी क्या सकता था। उसके जहन में अब भी बस यही बात चल रही थी कि कहीं कीरत फिर से कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। उसे रोकना जरूरी था। आसपास खड़े लोगों की हंसती आंखों से बचता बचाता वो भी अपने घर की तरफ हो लिया। पूरा दिन ऑफिस में अनिरुद्ध की आंखों के सामने कीरत का ही चेहरा घूम रहा था। ना तो वो काम कर पा रहा था, ना ही उसका किसी चीज में दिल लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी उसके दिल में। यहां कीरत भी अनिरुद्ध के बारे में ही सोच रही थी और उसे थप्पड़ मारने पर खुद को कोस रही थी। अपना सारा गुस्सा उसने उस बेचारे पर निकाल दिया था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थी, पर माफी कैसे मांगे ये नहीं जानती थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अनिरुद्ध को इतने बड़े शहर में वो कहां ढूंढे। हावड़ा ब्रिज की वो शाम अनिरुद्ध के लिए कुछ अलग थी। आज सूरज की तरह उसका दिल भी पिघल रहा था। दिल की बेताबी आंखों में साफ नजर आ रही थी। सूरज को डूबते हुए देखते देखते अनिरुद्ध को यह पता ही नहीं चला कि कीरत कब उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। कीरत ने भी सूरज को देखते हुए पूछा, पुराना रिश्ता लगता है सूरज के साथ। अनिरुद्ध हैरान होकर कीरत की तरफ मुड़ा और बस उसे देखता ही रह गया। कीरत की चमकती बेखौफ आंखें, सुर्ख गाल, उसके खुले उड़ते हुए लंबे बाल और उसके चेहरे पर चमकता हुआ सूरज, यूं लग रहा था मानो हुसैन की कोई पेंटिंग हो। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, बस उसी को देखता रहा। पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या बाबू मोशाय? अनिरुद्ध हड़बड़ा गया और फिर से हकलाने लगा। नहीं, वो मैं नहीं, मतलब आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसे ही थप्पड़ जड़ दिया। मैं भी ना जल्ली हूं। अनिरुद्ध, मेरा नाम कीरत है, जानता हूं। अरे वाह, और क्या क्या जानते हो बाबू मोशाय? यही कि तुम पटियाला की रहने वाली और यहां खुदकुशी करने आई हूं। यह कहकर कीरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक उसकी आंख से आंसू टपकने लगे और उसने अनिरुद्ध से नजरें चुराते हुए अपना मुंह फेर लिया। डरते हुए अनिरुद्ध ने कीरत का हाथ धीरे से पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा। और न जाने क्या हुआ उस लम्हे में कि कीरत पलटी और अनिरुद्ध के सीने से लिपट कर रोने लगी। अनिरुद्ध के लिए फीलिंग कुछ अजीब सी थी, पर वो जानता था कि इस वक्त कीरत को उसकी जरूरत है, इसलिए उसने भी उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। धीमी धीमी नदी की ठंडक दोनों के दिलों में एक आंच को हवा दे रही थी। न जाने ऐसा क्या रिश्ता था दोनों का, जो दो अजनबी बस दूसरी मुलाकात में इतने करीब आ गए थे, मानो सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए। अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया था कि कीरत की जान बचाने का बस यही तरीका है कि वो उसका हाथ थाम ले और जिंदगी भर उसका ख्याल रखे। वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद कीरत को होश आया और यह एहसास हुआ कि वो एक अजनबी जिससे वो कल ही मिली है, उसके साथ बीच सड़क पर बेशर्मी से गले लगकर खड़ी हुई है, बिना किसी फिक्र या शर्म के। पर फिर भी न जाने क्यों उसे अनिरुद्ध का साथ अच्छा लग रहा था। उसका दिल उससे ये कह रहा था कि अनिरुद्ध ही है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है, यहीं कलकत्ता में या फिर इस दुनिया के किसी भी कोने में। वो घर कभी नहीं लौटना चाहती थी। वो दोनों अलग हुए और शर्म के मारे एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, पर एक दूसरे का हाथ अब भी नहीं छोड़ा। कीरत ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए बोला, पता नहीं मुझे थैंक यू कहना चाहिए या सॉरी। मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। जो कल हो गया उसे भूल जाओ। जो कल होने वाला है उसके बारे में सोचो। कल क्या होने वाला है? चाय नहीं पिलाओगी? थप्पड़ पड़ने से चाय भी नहीं पी पाया और नई शर्ट भी खराब हो गई। दोनों हंसने लगे। टी स्टॉल शाम 5 बजे आओगी ना? देखेंगे बाबू मोशाय।
कीरत ने टैक्सी को हाथ दिया और उसमें बैठकर चली गई, पीछे छोड़ गई अनिरुद्ध के धड़कते हुए दिल को और कल शाम के उस लंबे इंतजार को जो आज ही से उसे बेताब कर रहा था। अनिरुद्ध ये भी नहीं जानता था कि कीरत कल आएगी भी या नहीं, या फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं। वो बस ये जानता था कि अब हावड़ा ब्रिज की शामें पहले जैसी कभी नहीं होंगी। कहने को तो पंजाब और कलकत्ता एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, लेकिन दिलों की नजदीकियां मीलों के फासलों की परवाह नहीं करती। मैं अपनी कहानियों के सिरे हमेशा खुले छोड़ देता हूं, ताकि आप जैसे चाहें उन्हें बुन सकें अपनी मर्जी से। कीरत अनिरुद्ध से फिर मिली या नहीं, उन दोनों की शादी हुई या नहीं, कीरत कनाडा में सेटल हुई या नहीं, आप तय कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक और बीते लम्हे के साथ। अलविदा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा।